वो सीएम ममता रही हो, दोनों ही लगातार चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर हमलावर हैं और इस तरह की कई खबरें जो है लगातार सामने आ रही हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर अविमुक्तेश्वरानंद का जो मुद्दा है वो मुद्दा क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और कल रात कहा यह जा रहा है कि कल रात कुछ जो गुंडे हैं वो हथियार के साथ शंकराचार्य के यहाँ शिविर पर पहुंच गए थे, जिसके बाद काफी धक्का मुक्की हुई और भी कई खबरें सामने आ रही हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक वो वीडियो देख लेते हैं कि आखिर कल रात क्या हुआ। पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ, पुलिस जल्दी लाइए, इनको बाहर करिए, बाहर करिए, मारिए इनको, मारिए, मारिए, कोई ना मारो। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है शिविर में कुछ लोग घुसते हैं और अचानक ही वो आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाने लगते हैं। किस तरीके का माहौल वहां देखा जा रहा है, इससे साफ हो गया है कि जिस तरीके की धमकियां जो है शंकराचार्य को मिल रही थी, कहीं ना कहीं वो सही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एक साथ इतने लोगों का शिविर पर जाना, धक्का मुक्की करना, आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगाना कई बड़े सवाल खड़े करता है योगी सरकार पर, केंद्र सरकार पर। तो आखिर ये मामला कहां से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ, ये मामला पूरा है क्या, वो भी हम जान लेते हैं। राजीव जी क्या कहेंगे, क्या है पूरा मामला? मामला ये है आंचल की अविमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए जा रहे थे अपने पालकी में, अपने साथियों के साथ, जो उनके शागिर्द हैं उनके साथ, लेकिन वहाँ उनको रोका गया, कहा गया कि आप पैदल जाइए और यहाँ से शुरुआत हुई। ये मौनी अमावस्या के दिन की बात है और स्नान के लिए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न होती है वो खराब होती है और उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं, पालकी से चूंकि और लोग भी जाते हैं, शंकराचार्य हैं, जगत गुरु हैं, तो उनको जाना चाहिए, उस हिसाब से वो जा रहे थे। लेकिन परिस्थितियां यहाँ बदलती हुई नजर आई तब जबकि वहाँ के प्रशासन ने इनको रोका, कहा कि आप पैदल जाइए, स्नान करके आइए। ये वहीं धरने पे बैठ गए अविमुक्तेश्वरानंद और ये 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी को जब ये धरने पे बैठते हैं, इनकी डिमांड ये थी कि प्रशासन हमसे माफ़ी मांगे और हमको ससम्मान स्नान करवा कर ले आए, बस वहाँ से मैं निकल आऊँगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से इनके पास 2 नोटिस थमाई गई। ये पहला नोटिस जो है वो कि आप शंकराचार्य हैं ये साबित कीजिए, और दूसरा नोटिस जो है वो ये है कि क्यों ना आपको अब यहाँ बैन कर दिया जाए, यानी माघ मेले में आप आ ही नहीं पाएंगे संगम पे, और आपको यहाँ जो जगह दी गई है उसको क्यों ना बैन कर दिया जाए। तो ये 2 लड़ाई बहुत भयंकर हो गई और इसके बाद इसकी सियासी लड़ाई भी इसमें शुरू हो गई। और फिर जो आगे की कहानी वो देख रही हैं आप कि इन्होंने आरोप भी लगाया, इनके मीडिया सेल के जो प्रभारी हैं उनकी बाइट भी सुन लेते हैं और वो जो बातें कह रहे हैं, यहाँ आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लग रहे हैं, इन लोगों के हाथ में कुछ हथियार भी हैं, भगवा झंडे हैं देखिए, और इसके बाद ये साफ साफ जो जिस दिशा में जाता हुआ ये पूरा का पूरा मामला है वो दिखाई दे रहा है कि ये सियासी तौर पर बहुत गर्मा चुका है। राजस्थान में इसके विरोध में बुधवार नहीं बल्कि ये 27 तारीख को, 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को वहां पर पूरे प्रदेश में इस मसले पर आंदोलन होने जा रहा है। गौरक्षा उत्तराखंड में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला है कि उत्तराखंड में भी जो कांग्रेस है वो राज्यव्यापी जो है कर रही है विरोध प्रदर्शन, लगातार प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। इस तरह की और भी कई खबरें हैं जो सामने आ रही है। और सिर्फ वही नहीं है, लगातार देखा जाए कि सपा है, सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि आप ऐसे कैसे किसी को साबित करने के लिए बोल सकते हैं कि वो शंकराचार्य है या नहीं है। और कांग्रेस भी लगातार ये मुद्दा उठाई रही है। तो उससे ही साफ हो रहा है कि योगी सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उन्हें क्यों रोका गया, और अब जब प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो वो चुप क्यों हैं? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ इनके मीडिया प्रभारी की बाइट सुनना जरूरी है। और अखिलेश यादव का आप जिक्र कर रही हैं तो इस पूरे मामले में कालनेमी का जिक्र भी आ रहा है। तो अखिलेश यादव कल कालनेमी पे पूछ रहे थे मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कि कालनेमी कौन है जरा बता दें। वो बाइट भी सुने, लेकिन उससे पहले जरा मीडिया प्रभारी की बाइट सुन लेते हैं कि कल शाम को हुआ क्या है, उस विषय में ये कह क्या रहे हैं। जी बिल्कुल, मीडिया प्रभारी ने आखिर क्या कहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं कि आखिर वो बोल क्या रहे हैं और किस मुद्दे पर वो बोल रहे हैं। मैं शैलेंद्र योगीराज सरकार, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, आज शंकराचार्य जी के शिविर के सामने
5, 7, 8 की संख्या में असामाजिक तत्व डंडा लेकर के आए और शिविर पर हमला बोल दिया और नारे लगाने लगे, आई लव यू बुलडोजर बाबा, आई लव यू बुलडोजर बाबा करके इस तरीके से वहां पर आतंक किया। काफी देर तक लोग हंगामा करते रहे। इससे ये पता चलता है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी की जान को खतरा है। मैं कहना चाहता हूं गृह मंत्रालय से, क्योंकि प्रदेश सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, केंद्र के गृह मंत्रालय से मैं कहना चाहता हूं कि इस पर संज्ञान लें और जगतगुरु शंकराचार्य जी की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, क्योंकि जगतगुरु शंकराचार्य जी को जान का खतरा है। तो आपने सुना कि किस तरीके से शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र जो है वो ये बता रहे हैं कि कल कुछ लोग आए उनके शिविर पर और 5-7 वो लोग थे, लगातार वो आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे थे। यहां तक कि उन्होंने कहा कि शंकराचार्य की जान को खतरा है। ये बहुत बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पर निकल कर आता है कि आखिर वो खतरा किससे है? क्या ये इन्हीं लोगों से है जो लगातार आई लव बुलडोजर बाबा के नारे लगा रहे हैं? ऐसे में सरकार पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। अखिलेश यादव वो भी लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर, इस विवाद पर क्या उनका बयान है वो भी सुन लेते हैं कि आखिर क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। काल नेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। काल नेमी ही। तो सुना आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने कालनेमी का जिक्र किया है, लेकिन हालांकि उन्होंने अपने बयान में किसी का नाम तो नहीं ले, लेकिन इस बयान को योगी सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या है आंचल कि कालनेमी का जिक्र इन्होंने किया था योगी आदित्यनाथ ने कि कालनेमी बनने की कोशिश मत कीजिए। यानी कालनेमी ने जिस ढंग से साधु का भेष बदल के और रामायण का एक चरित्र है जिसमें रावण के पक्ष का और रावण के मौसेरे भाई लगते हैं कालनेमी, मारीच का बेटा, और ये बताया गया है। और यहाँ कालनेमी का जिक्र किया योगी आदित्यनाथ ने। यानी संत समाज के लिए अगर आप राक्षस की तरह बिहेव करने वाला कोई चरित्र लेके आते हैं या राक्षस का चरित्र लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ संत समाज नाराज होगा ही, और सियासी तौर पे जो लोग हैं जो सियासत कर रहे हैं वो उसको लपकने की कोशिश करेंगे। अखिलेश यादव ने उसको लपका है इस मसले को पूरा का पूरा। आप देखिए कि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और उससे पहले अगर इस ढंग से, और वो भी भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, इन सब की अगर बात कही जाए तो ये लोग एक बात बार बार कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के ध्वजवाहक हैं और हमारी पार्टी जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, ये कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी खुल के कहती है, जबकि हालांकि सियासत और भारत का संविधान जो है वो सर्वधर्म समभाव की बात करता है, यानी यहाँ सारे धर्मों को एक साथ रखा गया है। लेकिन फिर भी ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदुओं की पार्टी कहलाती है, अपने आप को दावा भी उसी ढंग से पेश करती है। लेकिन जब हिंदू संत समाज के ऊपर कोई आक्रमण हो रहा है तो ये चुप क्यों हैं? और एक समाज जो है वो दूसरे समाज को हिंदुओं के बीच ही वो बांटने की कोशिश क्यों कर रहा है? सियासी तौर पर क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जो हैं वो आपका विरोध नहीं कर सकते हैं? अगर वो विरोध कर रहे हैं तो उस विरोध को सहने की क्षमता भी होनी चाहिए, वो क्षमता यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए यहाँ योगी आदित्यनाथ का प्रशासन जो है वहाँ पर वो कहीं ना कहीं अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ नजर आता है। अभी मुक्तेश्वरानंद यहाँ पर साफ साफ कह रहे हैं कि आप आइए, मेरी मांग मानिए, ससम्मान मुझे स्नान करवाइए, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। 7 दिन हो गए, आज 8वां दिन है, वो अनशन पे बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव कालनेमी का जिक्र, क्योंकि उनसे पूछा गया कि कालनेमी का जिक्र आ रहा है तो उन्होंने कहा कि कालनेमी कौन है जरा ये भी बता दें। तो यहां पर अखिलेश यादव सीधे आरोप लगा रहे हैं, सीधा उनका जो हमला है, इशारा है, वो योगी आदित्यनाथ की तरफ है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का प्रशासन यहां आगे क्या कुछ, क्योंकि ऐसी जो गुंडा जो दूसरे स्क्रीन में हम देख रहे हैं, ये जो गुंडागर्दी, इसको गुंडागर्दी कहेंगे। ये साफ साफ आप जा रहे हैं, भगवा झंडा लिए हुए जा रहे हैं। इससे आप बता रहे हैं कि आप कौन हैं। भगवा झंडा लेके जाने का मतलब है कि मैं हिंदू धर्म का ध्वजवाहक हूं। तो क्या हम लोग यहाँ हिंदू धर्म के नहीं हैं? सब हैं जो हिंदू हैं वो हिंदू हैं, जो मुसलमान है मुसलमान है, लेकिन यहाँ धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर साधु संत समाज के लोग वहाँ बैठे हुए अगर हैं और उनको कोई तकलीफ है तो वो सीधे प्रशासन उनसे बात करे। लेकिन प्रशासन नहीं, अगर ये कुछ गुंडे मवाली जाते हैं, कुछ हथियार लेके जाते हैं, मारपीट करने की कोशिश करते हैं। कल तो इन लोगों ने शंकराचार्य के तरफ से, अभी मुक्तेश्वरानंद की तरफ से ही वहाँ 10 से ज़्यादा कैमरे, हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगा दिए गए ताकि उनको
उनको कोई जान का खतरा है ये बता रहे हैं, और उस खतरे से बचा जाए, कम से कम इतना रहे कि वहां पर ये जो विजुअल्स देख रहे हैं हम, उधर आप देखिए वहां वो कैमरे दिख रहे हैं, ये जो कैमरे, ये बिल्कुल इस खंबे पे, तो वो जो कैमरे हैं वो कैमरे लगे हुए हैं ताकि ये दिखे, और इसीलिए ऐसे वीडियोस को, ऐसे विजुअल को उन्होंने जारी किया है, और उस कैमरे में भी हो ही रहा है। इनका कहना है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का, उनके मीडिया सेल के, उनके साथियों का, कि प्रशासन के लोग भी सिविल यूनिफॉर्म में कुछ जासूसों को भी भेजकर हम पर निगरानी रख रहे हैं, हमारी गतिविधियों पर निगरानी रख रहे हैं। तो ये बात, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ जो गंभीर बात है वो ये कि शंकराचार्य होने के प्रमाण आप दीजिए। ये जो था सवाल के साथ में जो नोटिस भेजा गया था, इस सवाल से काफी आहत हुआ है संत समाज, जबकि इनके साथ काफी संतों का, शंकराचार्यों का, 4 मुख्य रूप से शंकराचार्य हैं, चारों लगभग एकजुट हैं, एक मत हैं इस मसले पे, और यह दिखाई दे रहा है कि यह मामला अब यहां से और आगे बढ़ने वाला है। जैसा मैं बता रहा हूं कि 2027 में इलेक्शन है, और उससे पहले विपक्ष चाहेगा कि इस मुद्दे को अपनी तरफ लिया जाए। विपक्ष क्यों न चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, दोनों का गठबंधन वहां पे। और कल आपने सुना होगा एक बयान इनका भी आया था, मायावती का बयान भी आया था, उन्होंने भी कहा था कि संत समाज के साथ ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, यानी उन्होंने भी विरोध जताया है। वो भी गंगा में हाथ धोना चाहती हैं, और सब धोएगा, क्यों नहीं, अगर धोना चाहिए। एक मामला है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सही हैं या गलत हैं, ये अलग मामला है, लेकिन दूसरा जो है वो सियासत है, और सियासी तौर पे सब इसको भुनाने की कोशिश करेंगे, और वो भुनाने की कोशिश चाहे मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वहां अजय राय या राहुल गांधी हो। राहुल गांधी इस पर अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन अजय राय बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी गए वहां, उन्होंने, वो तो साफ वहां मुलाकात उनकी हुई स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, और उनकी बाइट सुना देते हैं। आप डिमांड कीजिए तो अपनी टीम खासकर संजय सिंह की बाइट जरूर सुनाएगी। लेकिन ये सारा जो सियासी तौर पे जो मैं कह रहा हूं, ये सियासी तौर पर एक अच्छे जाल को बुनने की कोशिश है, और इस जाल में भारतीय जनता पार्टी को फंसाने की कोशिश दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी फंसती हुई दिखाई भी दे रही है। लेकिन अगर हम इस मुद्दे की बात करें, जो भुनाने की कोशिश की जा रही है सपा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, मायावती की तरफ से, तो ये कितना कामयाब होते हैं वो अपने इस मंसूबे में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल जो है वो लगातार योगी सरकार पर बने हुए हैं, बीजेपी पर बने हुए हैं कि आखिर वो शंकराचार्य का अपमान कैसे कर सकते हैं। कई सवाल जो है वो लगातार खड़े हो रहे हैं, और ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बीच हम वो बाइट भी सुनेंगे संजय सिंह ने कि आखिर वो वहां पहुंचे और उनके बीच बातचीत क्या हुई, इस मुद्दे के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, वो भी हम सुनाएंगे आपको थोड़ी देर में। लेकिन ये जो मुद्दा है, आखिर देखना होगा कि प्रशासन इस पर कब अपने घुटने टेकता है, क्योंकि लगातार जो है शंकराचार्य वो यही मांग कर रहे हैं कि मुझे सह सम्मान ले जाइए और स्नान करवाइए, उसके बाद मैं अपनी जो है जिद छोड़ दूंगा, अनशन से हट जाऊंगा। वो लगातार जो विरोध कर रहे हैं प्रशासन का, सरकार का, वो छोड़ देंगे, वो लगातार यही कह रहे हैं। लेकिन प्रशासन इस मुद्दे में क्या कर रहा है, प्रशासन आगे क्या कदम बढ़ा रहा है, वो भी देखेंगे कि आखिर प्रशासन उनको सह सम्मान पूर्वक लेकर जाता है, स्नान करवाता है या नहीं करवाता, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी पहले सुन लेते हैं कि संजय सिंह आखिर उन्होंने मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है। शंकराचार्य जी को स्नान से वंचित करना, मैं समझता हूं ये घोर अपराध और पाप उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक बात यह है कि शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का। तो सुना आपने कि संजय सिंह ने किस तरीके से सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर वो जी बिल्कुल संजय सिंह ने माफी चाहूंगी। सुनिए एक मिनट, संजय सिंह यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो अपना अपनी डिग्री, अपना प्रमाण पत्र वो नहीं दे पा रहे हैं, वो इनसे मांग रहे हैं शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र। ये देखिए, यहाँ साफ साफ, भले ही यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि संजय सिंह कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत गंभीर मामला है। ये गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से
इसकी गंभीरता इस ढंग से समझिए आप कि नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठेगा। जब भी आप किसी और के ऊपर सवाल करेंगे, किसी और से प्रमाण पत्र मांगेंगे, तो ये प्रमाण पत्र आपसे भी मांगा जाएगा। इसलिए कहते हैं ना कि जिसका घर शीशे का हो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते, क्योंकि आपके घर पे पत्थर मारा जाएगा अगर, तो फिर आपकी दीवार जो है वो हिल जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि शीशे से। तो इसलिए यहाँ पर संजय सिंह ये सवाल, और जिस पे हंस दिए अभी मुक्तेश्वर आनंद को आपने देखा होगा, वो हंस दिए। लेकिन है ये एक तरह से देखा जाए आज 8वां दिन है आंचल, और ये लगातार ये मामला धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये मामला गंभीर होता जा रहा है। और जैसे ही ये मामला पहुंचेगा राजस्थान, जैसे ही ये मामला पहुंचेगा उधर उत्तराखंड, जहां दोनों जगहों पे जो विरोध प्रदर्शन होना है 26 तारीख के बाद, तो ये आप देखिए कि यहां आग लगेगी। आग से मतलब नहीं कि बिल्कुल वो ओरिजिनल आग की बात मैं कह रहा हूं, और न चाहता हूं कि वैसा कुछ हो, क्योंकि इस जगह पे संगम नगरी में हम लोगों ने देखा इसी साल, इस साल नहीं पिछले साल, जब महाकुंभ का समय था, आयोजन हुआ था, भगदड़ मची, आधिकारिक तौर पर 30 लोगों की जान चली गई। यह स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। जिस बारे में कह रहे हैं यहां स्वामी अभिमुक्तेश्वर आनंद की मुझे मारने की साजिश रची जा रही है, मेरी जान पर खतरा है, ये अगर कह रहे हैं तो इस बात को गंभीरता से लेने की जरूरत है आंचल। लेकिन देखते हैं कि यहाँ योगी आदित्यनाथ कितना लेते हैं। छोटा सा उदाहरण जो है राजीव जी वो देखने को भी मिला कि किस तरीके से 5-7 गुंडे जो है घुस जाते हैं शिविर के अंदर और लगातार नारेबाजी करते हैं, आई लव बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो आरोप जो है लगाए जा रहे हैं शंकराचार्य की तरफ से, वो भी साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से एकदम से ऐसे हथियारों के साथ शिविर में घुसना बहुत बड़े सवाल खड़े करता है योगी सरकार के ऊपर। लेकिन इसमें सवाल जो है वो बीजेपी को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जो अभी हाल ही में नगर निगम चुनाव हुए थे, अभी कुछ दिनों पहले ही 15 जनवरी को उसके चुनाव हुए और 16 जनवरी को नतीजे भी आ गए, लेकिन उस चीज को काफी वक्त बीत चुका है। लेकिन अभी भी मेयर पद जो है वो साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर मेयर कौन बनेगा। मेयर ये तो तय हो गया कि महिला बनेगी, लेकिन किस पार्टी से होगी, शिवसेना शिंदे गुट से होगी या फिर बीजेपी से होगी, इसको लेकर लगातार पेच फंसा हुआ है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के बीच में तनातनी देखी जा रही है। दोनों ही लगातार ये दावे कर रहे हैं कि मेयर हमारा होना चाहिए, क्योंकि शिंदे चाहते हैं कि हमेशा से मेयर पद पर, बीएमसी के मेयर पद पर शिवसैनिक का कब्जा रहा है, तो इस बार भी जो मेयर पद है वो शिंदे के गुट में ही जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी बैठ गई कि पहली बार हमें मेयर पद चाहिए, क्योंकि पहली बार बीजेपी बहुमत में आई है। कहें तो बहुमत नहीं होगा, क्योंकि 89 पार्षद है और बहुमत के लिए 114 पार्षद चाहिए होते हैं, लेकिन उनके पास बहुमत तो नहीं है। लेकिन बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है इन चुनावों में, तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर क्या बीजेपी शिंदे के बाद बना पाएगी, शिंदे को मना पाएगी इस चीज के लिए कि मेयर हम बना लें। एक्चुअली वहां के गणित को समझना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र का जो गणित है बहुत उलझा हुआ है, उसको जितनी बार आप सॉल्व करेंगी हर बार लगता है कि कुछ नया फॉर्मूला लाया जाए, क्योंकि एक फॉर्मूले से आप 2+2 कर रही हैं तो दूसरे फॉर्मूले से 2 × 2 करना पड़ता है, यानी दोनों का आंसर 4 ही है। 2+2 = 4, 2 × 2 = 4, लेकिन दोनों में 2 अलग अलग अंदाज लेके आना पड़ता है। एक में इंटू करना पड़ता है और दूसरे में यानी गुणा करना पड़ता है, पहले में जोड़ना पड़ रहा है। यही गणित वहां पे हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के गणित में आंचल है ऐसा कि शिंदे और अजित पवार दोनों तोड़ के आए, दोनों को तोड़ा गया। बीजेपी ने तोड़कर अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन आपने गलत किया और उसको आप अभी तक भुगत रहे हैं। हो ये रहा है कि जब पर्ची निकाली गई, याद कीजिए जब पर्ची नहीं, महाराष्ट्र का जो गणित है यहाँ देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को 89 सीट्स हैं, शिवसेना यूबीटी को 65 है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी एमएनसी या बीएमसी में जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसमें सेकंड लार्जेस्ट पार्टी यहाँ पर यूबीटी, 3rd नंबर पर शिवसेना शिंदे गुट है और 4th नंबर पे कांग्रेस पार्टी है, 5th पे AIMIM है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, MNS जो मन से जिसको कहते हैं जो राज ठाकरे की पार्टी है, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है वो 6 सीटें हैं। एनसीपी, ये एनसीपी अजीत पवार की है और उसके बाद समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव की पार्टी और एनसीपी शरद पवार की पार्टी। ये तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो 227 सीटें हैं उसका गणित है, लेकिन बीएमसी में, लेकिन इस गणित में कोई भी पास नहीं है अपने दम पे। या देखिए अपने दम पर जो अभी आप बता रही थी 114 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, बीजेपी पूरा दमखम लगा के भी 89 सीट ही ला पाई, यानी यहां भी बीजेपी फेल हो गई, पास नहीं हो पाई। अब बीजेपी को पास का आंकड़ा पाने के लिए शिवसेना शिंदे जो इनके साथ में ये जो गुट है वो उनका सहारा चाहिए, यानी 118 सीटें उसके साथ बनती
बनती हैं, 29 + 89 बनाकर 118 सीटें बनती हैं, और इनके साथ एनसीपी अजीत पवार आ जाएं तो 3 सीटें और बढ़ जाती हैं, तो 121 सीट हो जाती है। लेकिन ये जो 118 सीट है, इसी में गणित है। अब इस 118 को पूरा करने के लिए शिंदे यहां पर अलग अलग समझौते करना चाहते हैं। शिंदे चाहते हैं 2.5 साल का फॉर्मूला, कि 2.5 साल हमारा बनाओ, 2.5 साल हमारे दम पर तुम यहां राज करोगे, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहां वो चाहिए। वहां जो अलग अलग समितियां बनेंगी, उन समितियों में भी हमारे अध्यक्ष का पद चाहिए, कुछ एक समितियों में वो भी चाहिए इनको। और उसके अलावा जब वो 3 सीटों के साथ आएंगे, एनसीपी अजीत पवार, वो बोलते हैं कि नहीं हमको भी चाहिए, अजीत पवार को भी चाहिए, शिवसेना शिंदे को भी चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए भाई, इन्होंने अपने घर द्वार छोड़कर अपने घर में विद्रोह करके, शिंदे ने अपने घर में यानी उद्धव ठाकरे से विद्रोह किया, अजीत पवार ने अपने चाचा से विद्रोह किया, और उसके बाद आपके साथ आए, तो इनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए ना। वो नहीं मिल रहा है। बीजेपी यहां लालच में है, खुद के इतना कमा लिए, उसके बाद भी आप धन कुबेर बन गए, आपके पास खजाना भरा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी लालच कम नहीं है, क्योंकि उनको बृहन मुंबई चाहिए, बृहन मुंबई महानगर पालिका चाहिए, क्योंकि वहां आपको अपने दोस्तों को उनकी वहां की जो टुकड़ियां हैं जमीनों की और बाकी चीजों की, वो बांटनी है। और यहां यही गणित, और इस चीज को शिंदे समझ रहे हैं। बात लोगों को यह समझ में आए ना आए, लेकिन यह बात साफ साफ मैं कह रहा हूं कि शिंदे यहां अपना समझौता जो है उस हिसाब से करना चाहते हैं कि अगले जो 29 में से जो इनके पास 23 ऐसी नगर पालिकाएं हैं, 23 नगर पालिकाएं जहां सरकार बन सकती हैं, उसमें भी अपना नगर पालिकाओं में अपना वर्चस्व चाहते हैं शिंदे। पहली बात ये। दूसरी बात यहां पे ये आ रही है कि जब लॉटरी निकल गई, तो लॉटरी के बाद होता यह है कि अब आपको पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है आपके पार्षदों का। रजिस्ट्रेशन में भी एक गेम है। गेम ये है कि एक बंच ऑफ पार्षद जितने भी हैं आपके कॉर्पोरेटर्स, उनको एक साथ उनकी रजिस्ट्री होती है कि हमारा ये ग्रुप है। ये 89 ग्रुप बीजेपी का और शिवसेना के 29 यानी 118 के 118 ग्रुप जो हैं वो हमारे साथ हैं कि नहीं हैं, ये तब पता चलेगा जब साथ में रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन ये साथ में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हैं, और अभी तक रजिस्ट्रेशन बाकी है। कल तक ये थे साहब, वहां के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस गए हुए थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में। वो दावोस से आज लौट आए हैं। अब इन लोगों की 3 घंटे अभी सुनने में आया है कि बैठक होने वाली है, और उस बैठक के बाद बैठक शुरू भी हो गई हो, लेकिन उसके बाद यानी शिवसेना शिंदे जो है वो शिंदे गुट और प्लस यहाँ देवेंद्र फडणवीस दोनों की बैठक होगी। उस बैठक के बाद कोई निर्णय लिया जा सकेगा कि ये साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यानी अभी भी यहां पर पेंच फंसा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, ये तय मानिए कि अब ये फरवरी से पहले कुछ नहीं होने वाला। ये खबर चारों तरफ चल भी रही है, आप भी बोल रही थी कि फरवरी से पहले वहां मेयर नहीं मिलने वाला है। और अगर मेयर फरवरी से पहले नहीं मिलता है तो अभी आप बता रही थी कि 15 को चुनाव हुआ, 15 जनवरी को, 16 जनवरी को रिजल्ट आया, और आज 25 जनवरी है, यानी ऑलरेडी 10वां दिन है, आज 10 दिन हो गए। और उसके बाद अभी और कितने 10 दिन लगेंगे, इसका इंतजार करना होगा। प्रशासन ठप है, काम ठप है। एक तो आप 8 साल बाद 9वें साल में आप, वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि 31 जनवरी तक आपको एनी हाउ इलेक्शन करवाना है, तब आपने इलेक्शन करवाया वहां के नगर पालिकाओं का, और इलेक्शन के बाद अभी आपने 10 दिन लगा दिया। ये एक परंपरा रही है इनकी। बीजेपी के कार्यशैली जो इनकी है वो यही है कि ये बहुत खींचते हैं। अभी आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चुनाव करना हो, पहले महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब सीएम के वक्त भी ऐसा ही हुआ था कि सीएम घोषित करने में काफी वक्त लगा था। तो तब भी यही सवाल उठे थे कि आखिर जब सरकार बनी चुकी है, लेकिन वो ये था कि शिंदे और अजीत पवार के समर्थन से वो सरकार बनी थी। और यही हाल अब यहाँ बीएमसी में भी देखने को मिल रहा है कि अजीत पवार को अगर साइड कर दे तो शिंदे बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए इस वक्त बीएमसी में, क्योंकि शिंदे के बिना बीजेपी भी जानती है कि उसका बीएमसी पर कब्जा नहीं हो सकता। और बीएमसी बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीएमसी का जो बजट है कई राज्यों से ज्यादा बताया जाता है। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि उसका कब्जा होना चाहिए, लेकिन वही है कि वो तय नहीं कर पा रही है कि आखिर मेयर किसको बनाया जाए, शिंदे को कैसे बनाया जाए कि वो मान जाए और बीजेपी का मेयर बन जाए। इसको लेकर लगातार पेच फंसा हुआ, और आप लगातार ये बता ही रहे हैं कि अभी देखा भी गया था कि रजिस्ट्रेशन जो करवाना था पार्षदों को, वो रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया है। लेकिन अगर दूसरी तरफ उद्धव गुट की बात करें तो उद्धव गुट ने और मनसे ने, दोनों के नेताओं ने, मतलब पार्षदों ने मिलकर रजिस्ट्रेशन कर दिया है। लेकिन यहां पर बीजेपी की बात करें, महायुति
खेमे की बात करें तो बीजेपी और शिंदे के बीच में लगातार मेयर को लेकर पेच फंसा हुआ ही दिखाई दे रहा है। और अब ऐसे में जिस तरीके से देरी होती जा रही है मेयर चुनाव में, कहा यह भी जा रहा है कि जितनी देरी होगी वो उतना बीजेपी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि बीजेपी कुछ बड़ा सोच सकती है, कुछ बड़ा खेल कर सकती है शिंदे के साथ, क्योंकि जितना वक्त बीजेपी को मिलेगा उतना वो सोचने में दिमाग लगा पाएगी। तो आपको क्या लगता है ऐसे आगे क्या होने वाला है? देखिए, सिंपल सी बात है, शिंदे यहां सीधे सीधे अब शिंदे जो हैं वो अब समझदार हो गए। समझदार पहले से थे, वो पार्टी तोड़ी अपनी तो समझदारी तो थी। वहां से सूरत गए, सूरत से वो गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से गोवा आए, गोवा से मुंबई आए, इस ढंग से तोड़ा था, याद है ना। मुंबई से निकल के अपने विधायकों के साथ वो सूरत पहुंचते हैं, सूरत से फिर वो गुवाहाटी पहुंचते हैं, गुवाहाटी से फिर वहां सब कुछ हो जाता है। यहाँ उद्धव ठाकरे और उनके कुनबे में हाहाकार मचा हुआ होता है। लेकिन उसके बाद यानी शिंदे पार्टी तोड़ने वालों में से हैं। इस बात को बीजेपी को समझना होगा कि जिन लोगों में आपने आग लगाकर जिन पार्टियों को तोड़ा है वो कल आपके साथ कुछ ना करें। आप पैसे वाले हो, आप सत्ता पर काबिज हो, देश में आप काबिज हो, कई राज्यों में आप काबिज हैं, तो आप दबाव बना सकते हैं, ईडी सीबीआई का प्रेशर दिखा सकते हैं। लेकिन उनकी जो ऑलरेडी जो एक प्रकृति हो गई है, जो नेचर हो गया है लड़ने का, झगड़ने का, जो अपनी पार्टी से लड़ झगड़ के बाहर निकला वो कल आपसे भी लड़ेगा और वो लड़ाई अभी होगी। महाराष्ट्र की सियासत 5 साल में, अभी ये मैं आज कह दे रहा हूं, ये भविष्यवाणी नहीं, एक पत्रकार होने के नाते कह रहा हूं, ये 5 साल ये सरकार इस ढंग से नहीं चलने वाली। मैं विधानसभा की बात कर रहा हूं, वहां की विधानसभा जिस ढंग से है, यहां की सत्ता में आप देखेंगी, सत्ता परिवर्तन भले हो ना हो, लेकिन एक आएगा दूसरा जाएगा, यह भी हो सकता है। बीजेपी के पास भरपूर सीटें हैं, बीजेपी की सत्ता नहीं जाएगी महाराष्ट्र में। मैं महाराष्ट्र विधानसभा की फिर कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, उसकी बात कर रहा हूं, बीएमसी की बात नहीं कर रहा। लेकिन चाहे वो बीएमसी हो, चाहे महाराष्ट्र की विधानसभा हो, इन दोनों जगहों पे बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ेंगी, ये तय मानिए। और उसी में जैसे अभी इसने किया, क्या हुआ कि लॉटरी आप ड्रॉ निकाल रहे हैं, ड्रॉ में आपके पास पर्चियों में 4 ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था ओबीसी, दूसरा ऑप्शन सामान्य श्रेणी नहीं थी, लेकिन ओबीसी, एससी, एसटी और महिला, 4 वर्ग। आपने एसटी को निकाल दिया, आपने एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब को नहीं लिया, आदिवासी वर्ग के किसी को रखा ही नहीं, उस पर्ची ही नहीं रखी। अचानक नियम बदल गए, अचानक नियम बदल गए। वो क्यों बदल गए, कब बदले? आपने बैकडेट से सारे नियम बना दिए, सब बदल दिए। चलो कुछ लोगों को पता हो भी हो और न भी हो, लेकिन वो क्यों ऐसा हुआ? इसलिए क्योंकि आपके पास एसटी वर्ग से कोई भी नहीं है, कोई पार्षद चुन के नहीं आया है। एसटी वर्ग से यानी शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग से एक और सिर्फ एक पार्टी है, शिवसेना उद्धव गुट, जिसके पास 2 पार्षद हैं और इन 2 पार्षदों का नाम भी निकल सकता था, लेकिन नहीं निकला। हम लोग कई वीडियोस पे बनाए हैं, कई खबरें हम लोगों ने प्रसारित की हैं। तो इसलिए यहां पर यह समझना जरूरी है कि आप खेल करने में माहिर हैं। भारतीय जनता पार्टी खेल करती है। चुनाव आयोग की आप बात करेंगे, उसमें भी हम देख रहे हैं एसआईआर में क्या चल रहा है। जी, लगातार बंगाल से खबरें आई रही हैं एसआईआर को लेकर। ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और कोर्ट ने भी जो आदेश दिया चुनाव आयोग को कि आपको जो नाम है जो काटे गए हैं उनको सार्वजनिक करना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट के इस आदेश की भी चुनाव आयोग ने अवहेलना कर दी। लगातार आप देख ही रहे हैं, उस पर अभिषेक बनर्जी का बयान भी आया, वो भी हम देखेंगे कि क्या ट्वीट किया है। उस पर आए हम, एसआईआर पे आएंगे, लेकिन उससे पहले जरा थोड़ी सी और चर्चा करनी चाहिए अपने को। महाराष्ट्र की चर्चा करनी चाहिए। महाराष्ट्र का गेम बहुत अलग है और उस गेम को समझना, 2 + 2 = 4 एंड 2 × 2 = 4, दोनों में 4 है। सरकार तो आप बना लोगे, लेकिन आपको कहीं जोड़ना पड़ेगा, कहीं गुणा करना पड़ेगा। ये दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला समय ठीक महाराष्ट्र में नजर नहीं आता है। ये कोई भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी नहीं है। एक पत्रकार होने के नाते मैं पहले भी बोल रहा था, एक विश्लेषक होने के नाते ये बात कह रहा हूं कि ये ठीक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि शिंदे और अजीत पवार के पास मात्र 3 सीटें हैं। कुछ नहीं कर सकते, कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये 3 सीटें यहां है ना, ये 3 सीटें। और अभी जो गणित चल रहा है, जिसमें अजित पवार पूरा का पूरा पवार कुनबा इसमें सिमट गया है, वहां अगर देखा जाए तो इस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में पवार कुनबे का सफाया हो गया है।
चाहे वो अजित पवार हो चाहे वो शरद पवार हो, दोनों का सफाया हो गया। तो क्या शरद पवार, जिनके बारे में कहा जाता है कि इधर से एक सामान्य कील डालिए तो इधर से स्क्रू बन के निकालते हैं, यानी उनका दिमाग इतना घुमा घुमा के निकालते हैं। सियासत इसी को कहते हैं जो पेचदार हो, सियासत इसी को कहते हैं जिसमें आप अगर चीजों को ना घुमाएं तो आप सियासत नहीं कर पाएंगे। वो सियासत करते हैं अजित पवार। क्या वो ऐसे चुप बैठेंगे? कतई नहीं बैठेंगे। राहुल गांधी हो सकता है, राहुल गांधी की सियासत सिंपल और सीधी लकीर वो खींचते हैं। शरद पवार जैसे नेता सीधी लकीर खींच ही नहीं सकते। और क्या वो शांत बैठे रहेंगे महाराष्ट्र की सियासत में? नहीं, वो बिल्कुल नहीं। हो सकता है कि कुछ और गणित चले वहां पे, लेकिन शिंदे क्या जो तोड़ के आए, जो मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अपनी पार्टी को तोड़ के आए, लेकिन क्या शिंदे वहां पे शांत बैठेंगे? शिंदे यहां पर बिजनेस कर रहे हैं। ये उनके अस्तित्व का सवाल है। अस्तित्व का सवाल है, बिल्कुल। शिंदे को यहां समझौता नहीं चाहिए, शिंदे को वहां अपनी सत्ता चाहिए। शिंदे इस बात को क्या भूल गए कि जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे वो बैठे थे उससे उनको उतार दिया गया, जबकि उनके दम पे मुख्यमंत्री रहते हुए वहां सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी और वहां का महायुति जो है वो काबिज हुआ। लेकिन महायुति जब आप सत्ता पाए, पूर्ण रूप से बहुमत के साथ आप आए, तो जो मुख्यमंत्री था उसको उतार के दूसरा मुख्यमंत्री वहां बैठ गया, यानी फडणवीस साहब बैठ गए, देवेंद्र फडणवीस। ये सारी चीजें जो हैं सियासत में कहीं ना कहीं आने वाले समय में उसके लिए कुछ लोग जो हैं, कुछ गोटियां, सियासी गोटियां पहले से रखते हैं कि ये दांव आज नहीं कल चलेंगे हम, और उसके लिए उसका इंतजार होता है। एक उदाहरण देना चाहता हूं आंचल। उदाहरण ये कि जब चुनाव का वक्त आता है तो देखिए कि कुछ कुछ ऐसे वीडियोज, कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स, कुछ ऐसे कुछ लोगों के टेलीफोन कॉल्स ये सब जारी किए जाते हैं चुनाव से पहले। क्यों किए जाते हैं? इसलिए कि इसका प्रभाव हो लोगों के बीच, वोटर्स के बीच, इसके बारे में जाना जाए, किसी को एक्सपोज किया जाए, ये सारी चीजें की जाती हैं। तो यहां शिंदे जो कभी इधर थे उधर चले गए। याद कीजिए संजय राउत ने कहा था कि जो यहां से वहां गया है वो वहां से यहां भी आ सकता है। इसीलिए कहा था कि अंदर खाने चल रहा है। इस बीच उद्धव गुट के एक नेता का भी बयान आया है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि अगर आप असली शिव सैनिक हैं तो आप उद्धव का समर्थन करिए। शिंदे से कहा, ये अपील की है। और अब देखना भी होगा, दिलचस्प होगा ये कि क्या वाकई में शिंदे शिव सैनिक के नाम पर समर्थन करते हैं उद्धव गुट का, क्योंकि बीजेपी में तो लगता नहीं कि शिव सैनिक जो मेयर बन पाएगा। बिल्कुल, देखिए बाला साहब ठाकरे का जन्मशती वर्ष है ये, और 23 तारीख को जन्मदिन था उनका। शिंदे चाहते हैं कि बाला साहब के नाम पे उनको सत्ता मिल जाए, और वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि बाला साहब की पार्टी का ओरिजिनल वारिस मैं ही हूँ। और इसलिए वो जो ओरिजिनल वारिस की बात हो रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाला साहब के नाम को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ओरिजिनल अभी लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर सुनवाई होनी है कि ये शिवसेना और एनसीपी ओरिजिनल किसकी पार्टी है, इस पर अभी सुनवाई होनी है। लेकिन उससे पहले साबित करने में शिंदे पिछड़ गए। इसलिए पिछड़ गए क्योंकि शिंदे को यहाँ मात्र जो अभी हम दिखा रहे थे 29 सीटें मिली हैं, जबकि उद्धव गुट को मिला है 65 सीटें मिली हैं उद्धव गुट को। तो महाराष्ट्र में, वो भी मुंबई ने नकार दिया, एक तरह से देखा जाए तो शिंदे को नकार दिया है। उन लोगों ने 29 पार्षद चुन के आना, ये क्या होता है? ये कुछ नहीं है। ये 29 पार्षद वो चुन के आए होंगे जिन पर अपना जिनका प्रभाव रहा होगा, या जिन पर बाला साहब का प्रभाव पड़ा होगा, जिन पर उद्धव परिवार, बाला साहब परिवार का प्रभाव रहा होगा, वो जीत के आए। इसीलिए शिंदे यहां पर अंदर खाने, आप मीडिया के सामने पब्लिकली आके कुछ भी बोलिए, लेकिन अंदर खाने आप सचेत होते हैं। शिंदे यहां सचेत हो रहे होंगे कि नहीं, यहां हो सकता है कि कल को पूर्ण रूप से नकार दिया जाऊं, जो 29 सीटें हैं पूर्ण रूप से नकार दिया जाऊं। इसलिए यहां पर अब उनका, जो अभी आप कह रही थी, अब उनका ये सोचना भी लाजिमी है कि वो वहां से यहां से वहां जा सकते हैं तो वहां से यहां भी आ सकते हैं। अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है अभी महाराष्ट्र में, ये बता दो, बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन सबकी जड़ में चुनाव आयोग है, चुनाव SIR है, और SIR को लेकर बहुत धांधलियां, बहुत सारी बातें चल रही हैं। अभी आप SIR को लेकर अभी जिक्र कर भी रही थी, मैं बोला थोड़ी सी बात कर लेते हैं। SIR में अभी आपने जिक्र किया पश्चिम बंगाल का, और उसमें भी अभिषेक बनर्जी 3 बार के सांसद हैं,
ममता बनर्जी के भतीजे हैं, ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 पोजीशन अपनी पार्टी में रखते हैं, पैदल यात्रा कर रहे थे अभी, और उन्होंने कल एक शानदार ट्वीट किया। और ये ट्वीट क्यों किया, उससे पहले की कहानी आप बता सकती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था और उसके बाद अब क्या कुछ हो रहा है, चुनाव आयोग कैसे वहां घिरा हुआ है, फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, लगातार जो है एसआईआर पर सवाल उठ रहे हैं, लगातार जो नाम काटे जा रहे हैं एसआईआर में, उसको लेकर भी सवाल बने हुए हैं। इस बीच जो है सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि जो भी नाम काटे गए हैं वो सार्वजनिक किए जाएं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दे दिया, लेकिन कोर्ट के इस आदेश की जो है चुनाव आयोग ने अवहेलना की थी, जिसको लेकर अब अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ऐसे अनदेखी कैसे की जा सकती है। उस ट्वीट को भी हम दिखाएंगे कि आखिर अभिषेक बनर्जी ने कहा क्या है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश और स्वयं के औपचारिक संचार के बावजूद ईसीआई ने तार्किक विसंगतियों की सूची जारी और प्रकाशित करने में विफल रहा है, जिसे उसे 24 जनवरी तक और नगर निगम वार्डों में प्रकाशित करना अनिवार्य था। यानी साफ साफ उन्होंने कह दिया कि 24 जनवरी का जब आदेश दिया गया था तो उस आदेश की, कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना की गई है। वही सॉफ्टवेयर, उन्होंने आगे कहा कि वही सॉफ्टवेयर जिसने कथित तौर पर 7 करोड़ से ज्यादा जनगणना प्रपत्रों का आकलन और विश्लेषण किया और 16 दिसंबर को मसौदा सूची प्रकाशित होने के तुरंत बाद 1 घंटे के अंदर चमत्कारिक रूप से तार्किक विसंगतियों का पता लगाया, अब अपनी तर्क शक्ति, गति, विश्वसनीयता और भरोसे का खोता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि उन्होंने सवाल खड़े कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ हमला बोला है और उन्होंने आगे ये कहा है कि इसलिए 3 स्पष्ट प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। आखिर ईसीआई क्या छिपाने की कोशिश कर रहा है? यदि विसंगतियों की पहचान 1 घंटे में की जा सकती थी तो उन्हें सार्वजनिक करने में कई दिन क्यों लग रहे हैं? क्या ईसीआई की तर्क की तलाश कर रहा है या विसंगतियों को छिपा रहा है? मतलब उन्होंने सवाल पूछा है कि आखिर ईसीआई क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्या है जब उन गलतियों की जो है पहचान 1 घंटे में हो सकती थी तो इतना समय क्यों लिया जा रहा है? और जबकि साफ साफ कोर्ट की तरफ से कहा गया था, कोर्ट ने साफ कर दिया था कि 24 तारीख की रात तक आपको ये जो है नाम सार्वजनिक करने होंगे, लेकिन कोर्ट का यह आदेश चुनाव आयोग ने नहीं माना, जिसके बाद चुनाव आयोग फंसता दिखाई दे रहा है, लगातार एक्सपोज हो रहा है। और सिर्फ बंगाल की ही बात नहीं, यूपी में भी कई बार ऐसे सवाल खड़े हुए हैं। लगातार जो नागरिकता साबित करने के लिए कहा जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से लोगों को, अभी हाल ही में कई ऐसे मामले भी सामने आए, राजीव जी आपने सुना होगा, उसकी भी बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभिषेक बनर्जी का जो ये ट्वीट है, इस ट्वीट के बाद देखिए ये ट्वीट कब आया, ये ट्वीट कल शाम को 6 बजे के बाद, जब डेडलाइन खत्म हो गई तब। और अभिषेक बनर्जी ने यहां साफ साफ कहा कि जब डेडलाइन ये दिया गया था कि 1.25 करोड़ जो मतदाताओं को आपने नोटिस भेजा है, और आप देखिए इन 1.25 करोड़ में कौन है? भारत रत्न अमर्त्य सेन भी हैं। इस 1.25 करोड़ में सुभाष चंद्र बोस के परपोते भी हैं। तो ये आप उन लोगों को भी नोटिस भेज रहे हैं जिन लोगों के घर पर आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, जो यहाँ के मूलतः यहाँ के नागरिक हैं, उन लोगों को आप उस सूची में, उस लिस्ट में रख रहे हैं जहां कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर आप एक तरह से कल को आरोप लगाएंगे कि ये हिंदुस्तान के हैं ही नहीं, भारत के हैं ही नहीं, जबकि ऐसा लगता है कि उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। पहचान की कोई जरूरत नहीं है उनको। भारत रत्न अमर्त्य सेन को पहचान की जरूरत है, पूरी दुनिया जानती है, और वो भारत के हैं ये, और बंगाल के हैं ये, कौन नहीं जानता। लेकिन उसके बाद भी अगर नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है अमर्त्य सेन को, और तो लेकिन इसके बाद भी अगर ऐसे लोगों को आप नोटिस जारी कर रहे हैं, नोटिस सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, 1.25 करोड़ कौन कौन से लोग हैं? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया था कि 24 तारीख की शाम तक आप इसको जारी कीजिए। शाम बीतने के बाद देखिए कितना ज्यादा यहां जिद है, कितना जिद्दीपन है यहां चुनाव आयोग का, वो यहां दिखाई देता है, झलकता है कि हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करेंगे आप, लेकिन आप बात नहीं मानेंगे। और रात को 1:01 पर, रात तारीख कौन सी? तो 25, आज 25 तारीख हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं ना, 25 तारीख, और अभी समय 12:40 लेकिन आज इसी तारीख में बीता हुआ जो 1:01 पर चुनाव आयोग नोटिस जारी करता है। यह जो सूची है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 तारीख की डेट में आप वो कर दीजिए, नहीं किया, उसको जारी करते हैं। तो इसका साफ है, अगर चाहे तो ये अवहेलना का मामला यहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी बन सकता है यहाँ चुनाव आयोग के खिलाफ। लेकिन चुनाव आयोग अपनी मनमर्जी कर रहा है। चुनाव आयोग की दलीलें आप सुन रही हैं, एसआईआर पर जितनी दलीलें पेश की गई हैं लगभग सब हमने एकदम बिल्कुल सरल प्रोग्राम में सरल हिंदी में हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। तो एसआईआर में चुनाव आयोग जिस ढंग से दलीलें दे रहा है, उनके वकील साहब राकेश द्विवेदी जी जिस ढंग से दलीलें पेश कर रहे हैं, उससे साफ समझ में आ रहा है कि एक अकड़ है
चुनाव आयोग अपने आप को देश के कॉन्स्टिट्यूशन से यानी हमारे संविधान से अपने आप को ऊपर समझने लगा है। चुनाव आयोग इस देश के सर्वोच्च अदालत से यानी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझने लगा है। चुनाव आयोग इस देश की सरकार से खुद को ऊपर समझने लगा है और वो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस वक्त एक नहीं बल्कि 3 बार मौखिक रूप से यह आदेश दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप 11 सूचियों में 12वें नंबर पर, 11 नंबर तो आपके पास है, एसआईआर के लिए जो 11 डॉक्यूमेंट आप मांग रहे हैं उसमें 12वें नंबर पर आप आज से अभी से आधार कार्ड स्वीकार कीजिए, लेकिन आपने स्वीकार नहीं किया। फाइनली आपको आधार कार्ड के लिए सुप्रीम कोर्ट को आधार कार्ड उसमें जुड़वाने के लिए आदेश लिखवाना पड़ा। चौथे नंबर पे मतलब चौथी बार में यह आदेश पारित होता है। उसके बाद भी आज की तारीख में चुनाव आयोग जो है वो कहता है कि 11 दस्तावेजों के साथ आप आधार कार्ड दीजिए, 11 में से किसी एक दस्तावेज के साथ आप आधार कार्ड दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड नहीं चलेगा। और इस कारण तमाम जगहों से हम देख रहे हैं कि नाम काटे जा रहे हैं। कई लोगों के करोड़ों नाम काट दिए गए, वो आखिर जाएंगे कहां जाएंगे। आप अभी कह रहे थे, चुनाव आयोग कह रहा था, उनके वकील साहब कह रहे थे कुछ दिन पहले कि हम नागरिकता संशोधन कानून जो है उसको लागू नहीं कर पाए, इसीलिए ये कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आप नागरिकता जांच रहे हैं, जबकि इसी का काम नहीं है। ये नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं है, निर्वाचन आयोग का काम नहीं है, ये काम गृह मंत्रालय का है। अच्छा, उसके बाद आप अभी 1 अप्रैल से जनगणना करवाएंगे देश में, जो आपको 2021 में करवाना था, अब 2026 1 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। उसमें आपने 33 क्वेश्चन जो बनाए राहुल गांधी के दबाव के बाद जो लगातार मुद्दा उठाया नहीं, लेकिन उसमें भी आप उसमें जाति नहीं पूछ रहे हैं। जातिगत जनगणना, जाति आधारित जनगणना था। अखिलेश यादव ने कहा है कि उसमें जाति की उस सूची में 31 सूची जो है उसमें जाति का नाम ही नहीं है कि किस जाति से आप हैं। तो आप जाति नहीं पूछ रहे हैं। क्यों डर रहे हैं आप कि पता लग जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं? यह पता लग जाएगा। बात तो यही है, इसके अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन चलिए, वो जनगणना पे और भी आने वाले समय में और भी बात करेंगे। एसआईआर की बात हम कर रहे हैं और उस पर अखिलेश यादव की एक बाइट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, वो बाइट अगर सुनवा पाई तो आप सुनवाइए जरूर। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा एसआईआर पर, वो भी सुन लेते हैं। एसआईआर लगातार और एसआईआर से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम लोगों को सुनने को मिल रही हैं। एसआईआर का जो मूल मकसद था और जो हम लोगों ने पहले दिन जब अनाउंस हुआ है एसआईआर, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो यही कहा गया था कि एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में कोई भी कमी नहीं छूटेगी। 4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध समावेशी बनाने की बात कही गई थी। और इधर हम लोगों को देखने को मिला कि जो टर्म्स यूज कर रहा था इलेक्शन कमीशन के मैपिंग या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के, वो वोटर लिस्ट को एकदम ठीक बनाएंगे और कोई भी वोटर छूटेगा नहीं। लेकिन देखने को मिल रहा है, मैं एक ओवरऑल केवल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का बताना चाहता हूं, ओवरऑल एक कॉन्स्टिट्यूंसी का केवल। अभी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये चीजें देखने को मिल रही हैं तो सोचिए पूरे प्रदेश में, और जिस तरह की तैयारी है इनकी अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सरकार अधिकारियों से मिलकर के, और क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी निष्पक्ष नहीं है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि इस समय पर जहां भेदभाव हो रहा हो, जहां कई बार ऐसी घटनाएं मिल रही जहां पर सरकार अपनी मनमर्जी से काम करा लेती है। और फिर जब बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था। तो सुना आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है, सरकार अपनी मनमर्जी के जरिए काम करवा रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है, चुनाव आयोग को लगातार कठपुतली बताया जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी जैसे चाहे वैसे मर्जी चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली की तरह नचाती है, अपने इशारों पर नचाती है। ये आरोप चुनाव आयोग पर लगातार उठते रहे, चाहे वो विधानसभा चुनावों की बात की जाए, चाहे वो अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की बात की जाए, चाहे वो उससे पहले बिहार में जो चुनाव हुए थे।
थे विधानसभा चुनाव, उसको लेकर भी लगातार यही किया गया था, यही कहा गया था कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है। और अब अखिलेश यादव ने भी यही बात कही है। और इस बीच जो है तेजस्वी यादव की भी बाइट आई है। तेजस्वी यादव ने भी एसआईआर को लेकर सरकार पर हमला बोला है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, सुन लेते हैं। सब लोग मजबूत हैं, हम लोग कमजोर नहीं, हमारा समय कमजोर है। समय आएगा जब बिहार में गरीब राज करेगा। तो आप सब लोगों का इस अवसर पर आने के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। कर्पूरी तो सुना आपने कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है, एसआईआर का मुद्दा उठाया है। क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि किस तरीके से नवंबर में चुनाव हुए थे बिहार में, और बिहार के जो चुनाव के नतीजे आए थे उस पर भी लगातार कई सवाल खड़े हुए थे। क्योंकि किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि चुनाव के जो नतीजे आए हैं वो इस तरीके के रहने वाले हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, और जो वहां की मुख्य पार्टी कहे, चाहे जेडीयू हो चाहे वो आरजेडी हो, वो काफी पीछे रह गई थी बीजेपी से, जिसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे। सरकार घिरती दिखाई दी, लेकिन जो है चुनाव आयोग पर भी सवाल उठे, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया, जबकि बीजेपी उसका बचाव करती हुई दिखाई दी। तो राजीव जी, जैसा कि लगातार देखने को मिलता रहा है, सवाल जो पूछा जाता है चुनाव आयोग से, लेकिन बीजेपी जवाब देती है, जिसको लेकर बीजेपी खुद भी घिर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जब भी चुनाव आयोग से सवाल होता है, बीजेपी के प्रवक्ता सामने आ जाते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और एक ढाल बन के कि नहीं मुझे बचाना है। और इससे साफ समझ में आता है, अगर आप किसी को बचाने की कोशिश कर रही हैं तो कुछ ना कुछ उसके प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है, तभी तो आप बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो वो जो ढाल है वो दिखाई देता है यहां पर बीजेपी का इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और वो इलेक्शन कमीशन यहां पर अपनी मनमानियां करता जा रहा है, बीजेपी बचाने की कोशिश करती जा रही है। और उसके बाद बीजेपी का देखिए, वो हमला करते हैं बीजेपी के लोग राहुल गांधी पे, वो हमला करते हैं अखिलेश यादव पे, वो हमला करते हैं इधर तेजस्वी यादव पे। और तेजस्वी यादव का बयान इसमें आपने सुना शुरुआत में, कर्पूरी ठाकुर की जयंती पे कल इनका भाषण था, लेकिन इन्होंने साफ साफ कहा है तेजस्वी यादव ने कि हम कमजोर भले अभी हैं, लेकिन हम मजबूती के साथ कमबैक भी कर सकते हैं। और ये मजबूती के साथ कमबैक करने का मतलब है साफ साफ कि अखिलेश यादव तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं यहां पर अपने लोगों में वो जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव यहां पर साफ साफ ये कह रहे हैं कि सब एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ। लेकिन चुनाव आयोग से फाइट करने के लिए आप देख लीजिए कि आने वाले समय में, क्योंकि राहुल गांधी ने एक नहीं बल्कि 3 उदाहरण दे दिए, एक्सपोज किया उन्होंने, एटम बम और हाइड्रोजन बम तक वो लेके आए, जिसमें उन्होंने हरियाणा को एक्सपोज किया, हरियाणा के चुनाव को। वहां ब्राजील की जो महिला मॉडल थी उनकी 22 जगह फोटो लगी हुई, वो भी वो लेके आए। यहां तक कि वो तस्वीरें दिखाई गई संसद के अंदर भी, जब वो चुनाव सुधार पे वहां चल रहा था, बहस चल रही थी। तो एक तो ये, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, तीसरी तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं, ये जो तिकड़ी है। और चौथी तरफ उधर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से, अभिषेक बनर्जी, आप देखिए ये सारे युवा नेता हैं। और सब उधर स्टालिन, सबका दबाव दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग के ऊपर। बीजेपी के ऊपर क्या दबाव होगा? बीजेपी अपने कठपुतली को वहां बैठा चुकी है। बीजेपी को वहां चाहिए कि किसी तरह उसकी कठपुतली वहां पर अपने कर्तव्य जो डांस है वो दिखाते रहे और ये अपना मजा लूटते रहे। लेकिन यहां अब जब जैसे जैसे आप एक्सपोज हो रहे हैं, सब कुछ कर लिया ना महाराष्ट्र में, सब कर लिए, फिर भी 89 पे सिमट गए आप। बीएमसी में 89 से ज्यादा नहीं लेके आ पाए। तो वही स्थिति यहां दिखाई देती है कि आप कर लीजिए, एसआईआर में आपने कह दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की, अवमानना की, कई बार उनके आदेशों की अवहेलना की आपने, लेकिन आप हर बार नहीं कर सकते। आज न कल सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी, और एक ये कोई हो सकता है कि जज भी इंसान हैं, उन पे भी उनकी विचारधारा हावी होती होगी, उस विचारधारा के हिसाब से वो इलेक्शन कमीशन का आज हो सकता है मदद कर दे उनकी, लेकिन कल को कोई और आ जाएगा जो मदद नहीं करेगा, जो नियम और कानून देखेगा, तथ्यों के आधार पर वहां फैसला देगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप कहां जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं, ये जो है देर है, और कल को यानी हर रात के बाद सुबह, तो वो सुबह का इंतजार कर रहे हैं। और यही बात यहां कह रहे थे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी, कि हम कमजोर पड़े, आज कमजोर हैं, लेकिन हम मजबूती के साथ फाइट बैक कर सकते हैं। बिहार के चुनाव को आपने कवर किया था, 3,500 से ज्यादा किलोमीटर की आपने यात्रा की। आपने देखा आंचल कि वहां पर वो लहर नहीं थी जो लहर यहां 89 सीट लेके, वही 89 यहां भी, 89 वहां भी है, बीजेपी वहां भी 89 लेके आई है और जेडीयू 85 लेके आई है।
तो वो 89 सीट्स जो वहां बीजेपी लेके आई, आपको दिखा क्या कि कहीं 89 और जेडीयू के पक्ष में 85 सीटें दिखाई देती थी? कहीं नहीं दिखाई दी, नहीं दिखाई दी। लेकिन उतनी सीटें कैसे आ गई? उसको लेकर तो लगातार सवाल खड़े हो ही रहे। विपक्ष कह ही रहा है कि ये जरूर चुनाव आयोग ने मदद की है। लगातार नगर निगम चुनाव जो है महाराष्ट्र में, उसमें भी यही कहा गया कि जो चुनाव आयोग है वही बीजेपी की मदद कर रहा है, और उसी का नतीजा है कि जो नतीजे अब आए हैं चुनावों के वो बीजेपी के पक्ष में गए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसलिए यहां पर यह समझना जरूरी है कि SI